हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, हमको पढ़ना क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ना है तो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है क्या? हमने इस बारे में चर्चा काफ़ी कर चुके थे। अब हम पढ़ने चले, चूँकि हम इससे पहले कक्षक पढ़े थे। ठीक है, एसपीडीएफ का। उससे पहले हम कक्षक पढ़े थे। फिर उससे पहले जो है हम लोग बोर्स मॉडल पढ़े थे। उससे पहले रदरफोर्ड पढ़े थे। इस तरह से हमारा चल रहा था। क्योंकि लाइट हमारे यहाँ डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैंने आपको बताना भूल गया, मेरे यहाँ लाइट जो है 2 दिन से मेरे यहाँ डिजिटल मीटर लगा हुआ हम लोगों के यहाँ, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। उस मीटर में ही प्रॉब्लम, जिसकी वजह से लाइट आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। उसको चेंज करवाया गया है। चेंज कराने के बाद हमारी यहाँ लाइट थोड़ी सी ठीक हुई। इस वजह से आज से शुरू हो गया क्लास। मेरे यहाँ दिक्कत हुई और कहीं नहीं थी, मेरे यहाँ। चूँकि यहाँ पर जनरली लाइट बहुत कम करती है, लेकिन चूँकि जब मीटर में ही प्रॉब्लम है तो कटेगी ही, तो कट रहा था बार बार। तो उसकी वजह से अब सही है, अब सही है तो हम उसको क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं आती जिस तरह की स्थिति आई थी। तो अभी हम सही हैं और पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ख़त्म करने की भी है कि आज ख़त्म हो जाए। तो देखिए, हमको क्या पढ़ना है इसमें? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है एटॉमिक नंबर। क्या पढ़ना है? अगला जो टॉपिक है वो क्या पढ़ना है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर पढ़ना है। ठीक है, नंबर। ठीक है, परमाणु संख्या। क्या पढ़ना है? परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। ठीक है, हमको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, हमको यही पढ़ना है। पहली बात, इसकी खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन था? तो मोज़ले थे। कौन थे? उन्हीं को मोसले भी कहते हैं, मोज़ले भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन था? खोज खोजकर्ता कौन थे? मोज़ले थे या मोसले थे। ठीक है, किसके? एटॉमिक नंबर के खोजकर्ता कौन थे? मोज़ले या मोसले थे। ठीक है, मोज़ले या मोसले थे। चलिए, ठीक है भाई, क्या है? मोसले या मोज़ले, खोजकर्ता। अब ध्यान से सुनिएगा, बात को समझने की और तर्क करने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को समझ के पढ़ते हैं, इसको मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा और उसको दिमाग में बैठा लिया कि सिर्फ यही चीज़ है। और क्या बैठाया? पी। क्या बैठाया? पी। कुछ नहीं, चलिए, क्या बैठा लिया? पी बैठा लिया। और जब पी बैठा लिया दिमाग में जब पी बैठा लिया, बैठाना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो पी जो है दिमाग में बैठा लिया, तो मुझे ये समझ में आ गया कि क्योंकि जिसको बैठाएंगे वो छोड़ के भागेगा। ठीक है, जब मैंने पी को बैठा लिया तो मुझे ये समझ में आया कि किसी भी परमाणु के, ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित पी, ठीक है, यानी प्रोटॉन। ठीक है, या प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो है वो क्या होती है? वो क्या होता है आपका? परमाणु संख्या कहलाती है या एटॉमिक नंबर कहलाती है। अगर इसमें कोई चर्चा करनी हो, इसमें कोई बात हो तो बताइए। हमें तो नहीं लगता है कि कुछ बात करने की बात हो। एकदम एकदम सिंपल हो गया, एकदम सिंपल हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया? एकदम आपको सिंपल चीज़ें देखने को मिल गई, एकदम सिंपल चीज़ें देखने को मिल गई। ठीक है, समझ में आई बात? और सुनिएगा, अगर हम बात करें, एक बेसिक सा अंतर बता देता हूँ। ठीक है, और हमेशा दिमाग में रखा करिए। अगर कोई पूछे कि परमाणु भार और परमाणु संख्या में क्या अंतर है, बेसिक सा बता रहा हूँ, जो आप पढ़ते समय रियलाइज करेंगे। ये कहीं लिखा नहीं जाता है। ठीक है, आपके समझने पर ऊपर डिपेंड करता है कि आप समझोगे कैसे। ठीक है, तो एक बेसिक सा अंतर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक बेसिक सा अंतर बताने चल रहे हैं। किसमें? ये तो अभी मैंने पढ़ाया क्या? चलिए, अच्छा, पहले पढ़ा लेते हैं। पहले एटॉमिक नंबर पढ़ा लिया, अब एटॉमिक मास पढ़ाने चल रहे हैं। पहले एटॉमिक मास पढ़ा ले, तब समझाते हैं बेसिक सा अंतर क्या है इन दोनों में। ठीक है भाई, इस पर मैंने परमाणु की संख्या क्या दर्शाता है? एटॉमिक नंबर दर्शाता है। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास कोई नहीं लगाए थे। ठीक है, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगर आप गहराई से पढ़ते हैं
तो इसी से आपको समझ में आएगा कि उसको कोई एक लोगों की देन नहीं है, ठीक है, वो कोई एक लोगों की देन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, किसी परमाणु प्रोटॉन मास करते हैं, ठीक है, P प्लस P मतलब P, N मतलब नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मेरा है, इसमें आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये मेरी पर्सनल बात है। तो P प्लस N, ठीक है, नंबर को किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। और जब हम ए लिखेंगे, P प्लस N लिखेंगे, हमें जेड इजकल टू लिखना है, तो जेड इजकल टू क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। अब साधारण सा समझिए इसके विषय में, एटॉमिक नंबर जो होता है वो पूर्णांक होता है, होल नंबर होता है, ठीक है, समझ में आई बात, क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होता है, जबकि आपका एटॉमिक मास दशमलव में भी आ सकता है। ये बेसिक सा अंतर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, बेसिक सा अंतर देखने को मिलेगा। अगर इस पे बात हो गई हो तो आगे चलें। चूंकि हमें क्या करना है भाई, हमें जहां जहां से क्वेश्चन पूछा है वो हमको पढ़ाना, और जो छूट गया तो जब हम क्वेश्चन को करेंगे ना, उस क्वेश्चन में हमें देखेंगे कि हम उस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, अगर हमें कुछ और भी अलग से चीजें देखने को मिलेगी तो हम उसको जोड़ लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसमें हम जोड़ लेंगे, तो हम ये चीजें कर सकते हैं, तो करते हैं। तो पहले हम समझते हैं, अब देखिए हम आपको अब्बाऊ का जो नियम बताने चल रहे हैं उसका हम पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, फिर उसको हम समझा देंगे, फिर उसको एक दो बार आप लर्न करोगे बेटा जी, आपको याद हो जाएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए दोस्तों, देखिए बन गया है, देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहले चीज समझिएगा कि हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, अब्बाऊ का रूल पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है, अब्बाऊ जो प्रिंसिपल है उसको पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है, अब्बाऊ क्या है, प्रिंसिपल पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए पहली भी इस चीज को समझिएगा कि अब्बाऊ ये शब्द कैसा है, तो ये एक क्या है, जर्मन शब्द है, कैसा शब्द है, तो जर्मन शब्द है, कैसा शब्द है, तो जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, ठीक है। आपबाऊ जो है एक क्या है, जर्मन शब्द है, ठीक है, एक जर्मन शब्द है, ठीक है। अबाउ जो है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, क्या करना, निर्माण करना, क्या करना, निर्माण करना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा, किसमें जाएगा, सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, इसके बाद उससे अधिक फिर उसी क्रम में क्या होते हैं, भरते चले जाते हैं। जैसे पहले में हमने भर लिया 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 2p, इस तरह से क्या है कि सबसे कम वाले में, देखिए पहला क्या है 1s है, ठीक है, इसमें हमने भर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, कक्षक 2s आएगा, हमने बोला था आपको कि SPDF बनेगा, SPDF, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए कितने कक्षक हैं, इसमें कितने, इसमें कितने, इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे कम वाले से फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। एक दो बार इसको रिवाइज कर लेंगे बेटा, आपको एकदम सारी चीजें समझ में आ जाएगी, एक बार दो बार आप रिवाइज कर लेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब सुनिएगा, ये वन जो है ये ऑर्बिट है, क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है, और यस क्या है, सब ऑर्बिट है, ठीक है, ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट है, ठीक है, याद रखिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, और मैंने आपको जो चीज़ें हैं वो बता दिया है। और जब मैं अबाउ के रूल को, ठीक है, जब क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो और समझाऊंगा, और डिटेल से चीज़ों को समझाऊंगा, चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी बस इसको आप लिख लीजिए, एक बार दो बार दोहरा लीजिएगा, अभी समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि आप रट लीजिए, लेकिन जब मैं इसको अप्लाई करना शुरू होऊंगा, जैसे हम क्रोमियम का निकालेंगे, सोडियम का निकालेंगे, मैग्नीशियम का करना शुरू करेंगे, तो मैं आपको और अच्छे से तब वहाँ पर आपको डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। आप सोचिए कि मैं इसको पढ़ा के बस छोड़ दूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाए, तो नहीं आएगा। जब मैं क्वेश्चन उठा के करना शुरू करूंगा तो कहीं कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा कि सर ये तो जो जो रूल है ये फॉलो ही नहीं हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा, ऐसे कई तो देखने को मिलेंगे, ठीक है। कॉपर में देखने को मिलेगा,
जो सोना होता है, एयू होता है, उसमें चांदी में भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसको अगर आपको जानना है तो मेरा जो क्वेश्चन सीरीज होगा उसको जरूर देखिएगा, वहां पर मैं आपको सब समझाऊंगा और एकदम डिटेल से समझा दूंगा तब। लेकिन पहले आप क्या करेंगे, कहते हैं ना किसी चीज को शुरू करने से पहले क्या होता है, उसकी तैयारी की जाती है। तो उसको तैयारी कर लीजिए, इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। जर्मन शब्द समझ गए, ये जर्मन शब्द है। उसके बाद सबसे कम ऊर्जा, पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षा में भरता, फिर उसके बाद धीरे धीरे भरना शुरू होता है। ये चीज याद रखिएगा। यानी ये क्या होता है, छोटे से बड़े, यानी पावर की क्षमता में देखा जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। इसको बस इतना याद रखिएगा। अभी मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझाना मतलब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब क्वेश्चन लेके आऊंगा समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, अगला हेडिंग देखते हैं कि अगला हेडिंग मेरा क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे अगला हेडिंग, मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं बेटा जब आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, तो अगर मैं संयोजकता, इससे पिछली कक्षा में पढ़ा था, संयोजकता शुरू करूंगा तो आपको संयोजकता के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। मैंने कहा था कि सिर्फ नाम ले लेने से काम नहीं चलेगा, तो मैंने कहा था कि संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे, खूब ढंग से पढ़ेंगे। और संयोजकता के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसी को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पहले हम उसके बारे में जानेंगे, तब जाकर हम संयोजकता के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। हम पढ़ाने चल रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों को बारी बारी से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका मत समझिएगा कि अलग, अरे एक है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी, ठीक है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, सॉरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा ध्यान से और दोनों को एग्जांपल से समझा दूंगा। कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन समझने की कोशिश करिएगा। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा या बाह्यतम कक्षा के अंदर वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर से समझिएगा, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, और किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के बाद जो अंदर वाली कक्षा है उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आई, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी परमाणु की, ठीक है, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्षा के बाद जो अंदर वाली कक्षा है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सोडियम, किसकी बात कर लें, सोडियम की बात कर लें, किसकी बात कर लें, सोडियम की, 1123 ये मास और ये एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2, ठीक है, 2p6, ठीक है, 3s1, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये ठीक है, ये कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, ये कोर इलेक्ट्रॉन है। क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन है। अब भाई अब तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कहते हैं कि अगर आप समझना चाहेंगे तो चीज़ें समझ गए होंगे, चीज़ों को अपने पकड़ लिया होगा। अब अगर इसमें अगर हम समझाएं तो क्या ही समझाएं, फिर तो आपको मतलब ही नहीं है, ठीक है, मतलब ही नहीं है, ठीक है। आप अगर समझदार होंगे तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं समझा दिया हूँ कि आपको क्या समझना है, ठीक है। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है।
आगे बात करें, आगे चलें, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत ही कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, चलिए भाई, समझ में आई बात, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, अगर समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को देख लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को देख लीजिए। ठीक है, अब बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझने की कोशिश करिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 8 तक हो सकते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 1 से लेके 8 तक होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक होती है 1 से 8 तक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक होती है। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। लेकिन हीलियम, आ गई बात भाई, हीलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। ठीक है, हीलियम को छोड़कर बाकी सब में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 8 होती है। लेकिन हीलियम में कितनी होती है? 2 होती है। हीलियम में कितनी होती है? 2 ही होती, क्योंकि वास्तव कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज अभी लिखवा भी दूंगा, पहले समझने की कोशिश करिएगा, समझिएगा चीजों को, क्योंकि जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमारी चीजें निकल कर बाहर आती हैं कि हम क्या समझना चाहते हैं। देखिए सुनिएगा, क्या रहा है, 2 चीजों को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, 2 चीजों को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। एक कर रहे हैं अन्य इलेक्ट्रॉनों की बात और एक कर रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बात। एक अन्य इलेक्ट्रॉनों की बात और एक संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और अन्य इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में क्या अंतर देखने को मिलता है, तो समझने की कोशिश करिएगा। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होगी अन्य इलेक्ट्रॉनों से। ठीक है, संयोजी, अगर हम इसको लिख दें, ठीक है, इसको लिख दें, अगर हम लिखें V लिख दें और यहाँ लिख दें अन्य, NE लिख दीजिए। समझने की कोशिश करिएगा, हम समझाना बस चाहते हैं। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा अधिक होगी अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा। ये रूल है, इसको याद रखिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन से अन्य इलेक्ट्रॉनों का कंपेयर करेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक होगी अन्य इलेक्ट्रॉनों से। ठीक है, याद रखिएगा, अन्य इलेक्ट्रॉनों से अधिक होती है। ठीक है, यही कारण है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। क्यों अभी चर्चा कर रहा हूं? अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। यहां से क्या करूंगा? एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, यही तो भाग ले रहा है, यही तो भाग ले रहा है, यही तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है, यही तो कर रहा है ना। चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, यही तो भाग ले रहा है। समझिए चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज निकल कर आ गई, ये चीज निकल कर आ गई। अगर समझ में आ गया हो तो आगे चला जाए, आगे चला जाए। ठीक है, चला जाए। देखिए भाई, कह रहा है कि संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से वर्ग संख्या निकाली जा सकती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर वर्ग संख्या। ठीक है, वर्ग संख्या, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब इस चीज को आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इतना अगर समझ में आ गया हो, इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो आगे चला जाए। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है हमको? तो हमको पढ़ना है संयोजकता पढ़नी है। क्या पढ़नी है? संयोजकता पढ़नी है। ठीक है, संयोजकता पढ़नी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, संयोजकता के बारे में जानेंगे। अब हम पढ़ने चल रहे हैं वैलेंसी। ठीक है, संयोजकता। संयोजकता, चलिए संयोजकता के बारे में जानते हैं, संयोजकता को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, संयोजकता क्या होती है? अभी हमने बताया कि क्या चीजें होती हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित होती है। संयोजी जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के जरिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा
तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित होती है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो बाहरी कक्षा में होते हैं। कहाँ होते हैं? बाहरी कक्षा में होते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी तत्व के परमाणु की, किसी तत्व के परमाणु की, ठीक है, किसी तत्व के, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित होती है। निर्धारित होती है। संयोजकता क्या होती है? निर्धारित होती है। ठीक है, संयोजकता क्या होती है? निर्धारित होती है। ठीक है, यौगिकों की संयोजकता निकालना है। क्या करना है? यौगिकों की संयोजकता निकालना है। ठीक है, एक संख्या एक की संयोजकता दूसरे पर होती है और दूसरे की संयोजकता पहले पर होती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हम देखें, समझने की कोशिश करिएगा, NaCl, ठीक है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो एक की संयोजकता दूसरे पर, दूसरे की संयोजकता पहले पर होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यही क्या है हमारा, क्या होता है, संयोजकता निकालने पर संयोजकता, एक की संयोजकता दूसरे पर और दूसरे की संयोजकता पहले पर होती है। ठीक है, पहले पर होती है। अब हम संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे? रूल को पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 कहता है कि यदि बाह्यतम कक्षा में, समझिएगा, यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 व 4 हो तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? यही सारी संख्याएं हो जाएंगी। यही सारी संख्याएं हो जाएंगी। यही सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। लेकिन यदि संयोजकता 5, 6, 7, ठीक है, 5, 6, 7, यदि संयोजकता 5, 6, 7 हो, ठीक है, संयोजकता 5, 6, 7 हो तो उसकी संयोजकता का सूत्र होता है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर 5 है तो यहाँ पर रखेंगे तो 8 में से 5 गया, कितना आएगा? 3। फिर 8 में 6 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2। 8 में 1 7 रखेंगे तो 1, यानी अब संयोजकता क्या हो गई? क्या हो गई? घट जाती है। और इसी तरह से हम क्या कर लेते हैं? संयोजकता निकाल लेते हैं। ठीक है, संयोजकता निकाल लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट हम पढ़ने चल रहे हैं आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स। बाकी इन सबको हम घबराइएगा नहीं, संयोजकता के क्वेश्चन जो हैं वो कराएंगे। आप बाउ रूल पर जो क्वेश्चन है वो कराएंगे, कोर पर जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर जो क्वेश्चन होंगे वो करा देंगे, ताकि आपको पूरा कंफर्म होता चला जाए। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ने चल रहे हैं आइसोटोप्स के बारे में, क्योंकि खत्म भी करना है भाई और इसके क्वेश्चन भी आपको कराने हैं। और इससे ऊपर के लेवल का पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। मैं ऑलरेडी ही आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी भाई आपकी मर्जी, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको एग्जाम निकालना है। ठीक है, ठीक है, समस्थानिक, समस्थानिक, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। समस्थानिक भाई सीधी सी बात है, फिर समझने की कोशिश करिएगा। समस्थानिक सीधी सी बात है, समझने की कोशिश करिए, बाकी बातें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी खुद ही। ठीक है, खुद ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, समझिएगा। क्या देखने को मिल रहा है? क्या अंतर देखने को मिल रहा है? क्या अंतर देखने को मिल रहा है? क्या अंतर देखने को मिल रहा है? पहले इसको देखिए, आप उधर मत देखिएगा, उधर देखने की जरूरत नहीं है, जब बताऊंगा तब। अब बताइए क्या अंतर देखने को मिल रहा है? मैं बताता हूँ, सुनिएगा।
यहाँ पर देखेंगे परमाणु भार में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक मास में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है उसमें देखिए सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि जो परमाणु भार होते हैं वो भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। 2 मिनट रुकिएगा। चलिए अब समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हमें ये नहीं पढ़ाना है क्योंकि आप पढ़े हैं, इस चीज़ को जानते हैं। जो नहीं जानते हैं भाई उनकी अलग ही मतलब दुनिया हो है, तब फिर क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें कोई दम नहीं है कि भाई परमाणु क्रमांक बराबर होंगे तो समस्थानिक होंगे, आइसोटोप्स होंगे। अगर परमाणु क्रमांक भिन्न है तो वो और मतलब परमाणु भार समान है तो वो समभारिक में आएंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमको ये पढ़ना है कि भाई हम समस्थानिक का उपयोग कहाँ करते हैं। समस्थानिक का उपयोग, समस्थानिक का उपयोग हमें पढ़ना है, इस पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। समस्थानिक का उपयोग ये पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ें चर्चा करनी है, इस पे हमें बात करना है। यूज ऑफ आइसोटोप्स ये हमें समझना है, समझने की कोशिश करिएगा। सबके बारे में बताते जाएंगे और अपने से आप नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं उतना लिखाने से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। पहला लिख रहा हूँ C14 ये कार्बन का समस्थानिक है, ये कार्बन का समस्थानिक है। और ये क्या करता है, इसके जरिए हमें क्या पता लगाया जाता है, तो जीवाश्मों की उम्र का पता लगाया जाता है। जो जीवाश्म होते हैं उसके उम्र का पता लगाने के लिए C14 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जीवाश्म के उम्र का पता लगाना है, जीवाश्म की उम्र का पता लगाता है, कि उम्र का पता लगाता है, ठीक है, उम्र का पता लगाता है, ठीक है, जीवाश्म की उम्र का पता लगाता है, ठीक है, ठीक है, जीवाश्म के उम्र का पता लगाता है। C14 लगाता है, कौन लगाता है, C14 लगाता है। इसी में आता है यूरेनियम 235 यूरेनियम 235, ठीक है, 235 यूरेनियम 235 ये क्या है भाई, इसे हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। किसके रूप में उपयोग करते हैं, तो ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। कहाँ उपयोग करते हैं, तो परमाणु भट्ठी में, ठीक है, परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में उपयोग होता है, 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 ठीक है, ईंधन के रूप में उपयोग होता है। आयोडीन, ठीक है, आयोडीन 131 आयोडीन, घेंघा रोग जानते हैं, ठीक है, जो हमें हो जाता है, ठीक है, घेंघा रोग का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। घेंघा रोग का पता लगाने में, घेंघा रोग का पता लगाने में, यहाँ तक कि इलाज में भी पता लगाने में, ठीक है, घेंघा रोग का पता लगाने में, घेंघा रोग का पता लगाने में, ठीक है, घेंघा रोग का पता लगाने में। अब भाई घेंघा रोग का पता लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को जांच कर रहे हैं, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बना था, पूछा था, बोला था कि आयोडीन 131 का प्रयोग घेंघा रोग की इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो जो पता लगाएंगे तो ये इलाज में ही आएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर ऑप्शन ये न रहे वो रहे तो भी उसी पर आपको टिक करना है। सक्रियता दे दे कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाता है तो भी यही होगा, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है, भूलिएगा नहीं। F23 ये जो है आयरन का क्या है, समस्थानिक है, ठीक है, आयरन क्या समस्थानिक है, सॉरी 23 नहीं 26 क्या है, ये आयरन का समस्थानिक है। ये एनीमिया रोग, जो आपको एनीमिया रोग होता है उसका पता लगाने में करता है, एनीमिया रोग का जो इलाज होता है, एनीमिया रोग में ही क्या करता है, यह पता लगाता है कि एनीमिया रोग है कि नहीं है, एनीमिया रोग का पता लगाने में, एनीमिया रोग का पता लगाने में, ठीक है, आयरन 226 का, ठीक है। अब हम पता कर, एक हो गया, ये चीज़ें हो गई, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से C14 का प्रयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में, 235 का उपयोग भट्ठी में ईंधन के रूप में, 131 का उपयोग घेंघा रोग का पता लगाने में,
F26 का उपयोग घेंगा और एनीमिया रोग का पता लगाने में, ठीक है। इस तरह से इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, इनको रिवाइज कर लीजिएगा, इनको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, इनको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। आर्सेनिक, एस, आर्सेनिक, आर्सेनिक का एक समस्थानिक है 74, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। आर्सेनिक का, आर्सेनिक, ये 74 समझ रहे हैं ना क्या बता रहा है, नहीं बताएंगे, ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पकड़िए, ठीक है। परमाणु नंबर को बताता है ये, ठीक है, एटॉमिक नंबर को, परमाणु संख्या को। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 क्या करता है, ट्यूमर का जो रोग होता है, ट्यूमर रोग का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ट्यूमर लगाने में, ट्यूमर रोग का पता लगाने में, ठीक है, ठीक है। आर्सेनिक 74 का पता, 74 का प्रयोग कहाँ होता है, ट्यूमर का पता लगाने में, ठीक है। कोबाल्ट, 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 ठीक है, कोबाल्ट का कौन सा समस्थानिक, कोबाल्ट का 60 का उपयोग, 60 का उपयोग, कोबाल्ट की 60 का उपयोग किसमें होता है, किसमें इसका प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट के 60, कोबाल्ट 60 का उपयोग किसमें करते हैं, बताइए भाई। याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में दिया है, कैंसर का जो रोग होता है, कैंसर का जो उपचार होता है उसी से होता है। इसमें कौन सी किरणें निकलती हैं, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में साफ साफ शब्दों में लिखा है, गामा किरणें निकलती हैं, इससे गामा किरणें निकलती हैं, ठीक है। कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में, इससे इलाज में, इलाज, ठीक, कैंसर के इलाज में इससे गामा किरणें निकलती हैं, पूछ लेता है भाई, निकलती हैं, ठीक है, इससे गामा किरणें निकलती हैं। इससे कौन सी किरणें निकलती हैं, गामा किरणें निकलती हैं, याद रखिएगा, गामा किरणें निकलती हैं, ठीक है। सोडियम का समस्थानिक, सोडियम का समस्थानिक, सोडियम का समस्थानिक कौन सा, तो हम सोडियम के समस्थानिक N24, ठीक है, N20, अरे Na24 भाई, Na24 यानी सोडियम 24 जो होता है जिसका, वो मतलब रक्त का थक्का अगर कहीं जमा हुआ है तो उसको पता लगाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम 24 का, सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रक्त का थक्का पता लगाने में करते हैं, रक्त का थक्का पता लगाने में करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, पता लगाने में करते हैं। अभी हमने आयरन के बारे में पढ़ा, आयरन का एक समस्थानिक हम लोगों ने पढ़ा था 26, अब पढ़ेंगे 59। आयरन का एक समस्थानिक होता है 59, आयरन का एक समस्थानिक होता है 59, जो क्या करता है, टीबी तथा एनीमिया, देखिए इसका भी F59 का प्रयोग टीबी तथा एनीमिया, एनीमिया तथा टीबी, ठीक है, एनीमिया तथा टीबी की जांच में करते हैं, एनीमिया तथा टीबी की जांच में करते हैं, एनीमिया तथा टीबी की जांच में किसका प्रयोग करते हैं, तो आयरन का समस्थानिक 59, ठीक है, F59 का प्रयोग। दो मिनट रुकिएगा भाई, इंक डाल लें। ठीक है, 59 एनीमिया तथा क्षय रोग यानी टीबी की जांच में, ठीक है, टीबी की जांच में, ठीक है, टीबी की जांच में F59 का प्रयोग करते हैं। और अभी पढ़ाए हैं F26 का प्रयोग किसमें करते हैं, तो एनीमिया की जो हो जाता है उसका क्या करने के लिए, एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए 26 का भी प्रयोग करते हैं, 59 का प्रयोग एनीमिया तथा रोग, ठीक है, क्षय रोग का जांच में करते हैं, क्षय रोग की जांच में करते हैं, ठीक है।
याद रखिएगा, ये हो गया। अब क्या होता है, एक होता है P32। P32 हड्डियों का, जो हड्डियों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है, जो बोन्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो बोन के रोगों का इलाज, ठीक है, अस्थि के रोगों का इलाज में प्रयोग होता है। ठीक है, अस्थि के रोगों के इलाज में प्रयोग होता है। अस्थि के रोगों के इलाज में प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग होता है, तो बोन का होता है। ठीक है, पौधों के उर्वरकों को प्रभाव की जांच करने के लिए कार्बन 12 C12 का प्रयोग क्या होता है, मिट्टी में जो उर्वरकता होती है, या कहा जाए कि पौधे में जो उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने के लिए, ठीक है, ठीक है, पौधों में उर्वरकों की जांच करने में, ठीक है, जांच करने में, ठीक है, पौधों के उर्वरकों की जांच करने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तेल के कुओं का अध्ययन और पाइपलाइन का रिसाव पता लगाने में सोडियम 24, ठीक है, तेल के कुओं, ठीक है, तेल के कुओं का अध्ययन करने में तथा पाइप के लाइन के रिसाव का अध्ययन करने में, या पाइपलाइन के रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, पढ़ने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। रक्त का जो थक्का जमता है, कहाँ पर जमता है, उसका भी पता इसी के द्वारा लगाया जाता है। इसी के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं? सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं? सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं, बताइए भाई। तो पोलोनियम के जो होते हैं सर्वाधिक समस्थानिक देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक समस्थानिक देखने को किसमें मिलते हैं, तो पोलोनियम के। इसका पता चल गया भाई, तेल के कुओं का पता लगाने में, और पाइपलाइन में जो रिसाव होता है उसके लिए, और रक्त के थक्का का पता लगाने में भी सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। ये पौधे के उर्वरकों की जांच करता है, ये अस्थि रोगों का इलाज करने में, और ये पोलोनियम जो होता है, सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम को देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भाई आगे चलें। सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम में देखने को मिलता है। इसी समस्थानिक में अगर न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, देखिए यहाँ हम शून्य क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ न तो प्लस है न तो माइनस, यानी जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या बदलने पर समस्थानिक बदल जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या बदलने पर समस्थानिक बदल जाते हैं। इसको भी याद कर लीजिए, इसको भी याद रखिए। ठीक है, इसको भी याद रखिए। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है, परमाणु भार जो होता है वो भिन्न होता है। परमाणु संख्या समान होने की वजह से इनके रासायनिक जो गुण भी होते हैं वो भी समान होते हैं। इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, समान होते हैं, या रासायनिक विशेषता जो होती हैं वो समान होती हैं। ठीक है, परमाणु क्या होता है, समस्थानिक की रासायनिक विशेषता समान होती है। क्या बोले हैं, बोले हैं भाई कि परमाणु क्यों लिख रहे हैं, समस्थानिक की रासायनिक विशेषता समान होती है, रासायनिक विशेषता समान होती है। परमाणु भार क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, अब आइसोबार, जिसके भाई परमाणु भार समान होंगे लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होगी, उसे क्या कहेंगे,
कि उसे क्या कहेंगे, समभार कहेंगे या समभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या बदलने पर समस्थानिक बदल जाते हैं। ठीक है, रासायनिक जो विशेषता होती है इसमें एटॉमिक नंबर में वो समान होती है, परमाणु भार भिन्न होता है। और परमाणु भार किसमें समान होता है, तो आइसोबार। ठीक है, आइसोबार। ठीक है, आइसोबार। ठीक है, समभारिक। ठीक है, समभारिक। एग्जाम्पल से समझिए, बातें समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, एक हो गया, एक हम आपके सामने लिख दिए। दूसरा देखिए, आर्गन और आर्गन और आर्गन कार्बन नहीं, कैल्शियम। कैल्शियम। ठीक है, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम। ठीक है, आर्गन और कैल्शियम 40 40 18। ठीक है, 18 18 और 20। ठीक है, 20। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको परमाणु द्रव्यमान जो है वो सेम देखने को मिल रहा है, समान देखने को मिल रहा है। लेकिन परमाणु क्रमांक यहाँ पर भी चेंज है और यहाँ पर भी चेंज है। यानी हम कह सकते हैं जिसका परमाणु भार समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। ठीक है, समभारिक कहेंगे। समझ में आई बात भाई? इतना अगर समझ में आ गया हो, इतनी चीजें क्लियर हो गई हो, तब आगे की तरफ बढ़े जाए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुछ चीजें और भी हैं जिनको पढ़ना जरूरी है, जिनको पढ़ना जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, उनको समझना जरूरी है। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक, याद रखिएगा, जिनके न्यूट्रॉन समान होंगे, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी वो सम न्यूट्रॉनिक होंगे। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उसे सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद एक आता है सम इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। क्या आता है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, बराबर होती है, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। फिर ठीक है, आइसोडाइफर होता है। एक क्या होता है, आइसोडाइफर। सुन लीजिए, इनके क्वेश्चन बनेंगे, मैं उनके क्वेश्चन को करा दूंगा, वहां से क्लियर हो जाएंगे। अभी खाली बस जानते रहिए। आइसोडाइफर के बारे में सुनिए। आइसोडाइफर क्या होता है, वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होता है। ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर समान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो आइसोडाइफर कहा जाता है। ठीक है, आइसोडाइफर कहा जाता है। वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, अंतर समान होता है, उसे आइसोडाइफर कहा जाता है। ठीक है, आइसोडाइफर कहा जाता है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक रूल है हंस रूल, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, इनको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद क्वांटम संख्या पढ़ लेंगे, क्योंकि इन दोनों से भी क्वेश्चन बने हुए हैं तो इनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं उन दोनों को। ठीक है, हंस रूल समझने की कोशिश करिएगा, पहले समझिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए हम इसमें जो है ना, हमने कहा था कि आपको जो कक्षक होते हैं उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे, क्योंकि इसी रूल को हमें समझाना था आपको। ठीक है, इसी रूल को समझाना था। पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बात करें पी सबसेल, तो पी सबसेल में कक्षकों की संख्या कितनी होती है भाई, यही होती है, यही होती है। तो हम कह सकते हैं कि समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है। सुनिएगा, समान ऊर्जा वाले, ठीक है, समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में, ठीक है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरते हैं। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो किस तरह से भरे जाते हैं, तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में भरे जाते हैं। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में भरे जाते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, मैक्सिमम 6 भरे जाएंगे। तो हम भरना शुरू करते हैं, 1 2
और 3, ठीक है। उसके बाद 4, 5 और 6, इस तरह से क्या होता है, इसमें भरा जाता है, इस तरह से इसमें भरा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, हंस रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हंस रूल कहा जाता है। फिर इसका क्या बनाते हैं, जोड़ा बना देते हैं, ठीक है। और जो जोड़ा बनने पर आता है, यानी दूसरा जब पहला जो होता है वो भाई किस तरह से भरा जाता है, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। दूसरा जब भरने आते हैं हम, दूसरा जब भरने आते हैं तो घड़ी की सुई की दिशा में भरते हैं, घड़ी की सुई के दिशा में भरते हैं। तो देख लीजिए हमारे सामने, आपके सामने हमने क्या कर दिया, भर दिया। अगर हम इस पर सोडियम पर इसी चीज को अप्लाई करें, सोडियम को पर इसी चीज को अप्लाई करें, तो 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, ठीक है, 2p6 हो गया, 3s1 हो गया, 3s1, यही ना होगा भाई, यही तो होगा। तो जब हम इसमें भरेंगे तो 1s2, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ही तो बनेगा, इसमें एक बनेगा, इस तरह से भरेगा, इसमें भी एक बनेगा, ये भी इस तरह से बनेगा। लेकिन इसमें कितने भरेंगे भाई, 6 भरेंगे, 6 भरेंगे, ठीक है, ठीक है, ये भरेंगे, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये भरेंगे, इस तरह से तरीका है, ठीक है। ये हंस रूल कहता है। हमें हंस रूल की परिभाषा नहीं लिखनी है प्रभु, हमें हंस रूल सिर्फ अप्लाई करना है कि किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। इसी पर हम आगे पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। तो जब हम हंस रूल जानते रहेंगे तो क्वांटम नंबर हमें और आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वांटम नंबर सेल, सब सेल के बारे में जितनी डिटेल है वो देता है, अभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन पहले ये चीज़ समझिए, इसमें हमें क्या करना है, तो हमें हंस रूल में ये बताता है कि जो समान, ठीक है, ऊर्जा वाले परमाणु होते हैं, ठीक है, समान ऊर्जा स्तर वाले जो परमाणु होते हैं, पहले उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो एक एक करके भरे जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो भी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, फिर घड़ी की सुई की दिशा में भरे जाते हैं। इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। चलिए क्वांटम नंबर पढ़ना है हमें, ठीक है। चलिए क्वांटम नंबर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या पढ़ना है, ठीक है। क्वांटम संख्या पढ़ना है, ठीक है, क्वांटम संख्या पढ़ना है, ठीक है। क्या ही कर रहे हैं यार, क्वांटम संख्या पढ़ना है, ठीक है, क्वांटम संख्या पढ़ना है, ठीक है। क्वांटम संख्या के बारे में अब हम जानेंगे। सुनिएगा क्वांटम संख्या क्या होती है, ठीक है। क्वांटम संख्या क्या होती है, वैसी संख्याएं, ठीक है, वैसी संख्याएं, ठीक है, वैसी संख्या जो किसी, ठीक है, जो किसी सेल या सब सेल या उसके अंतर्गत आने वाले सेल, या ऐसे भी कह सकते हैं हम सब सेल को किसके अंतर्गत रखते हैं, परमाणु के अंतर्गत रखते हैं। तो वैसी संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत, ऐसी संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल, सेल या सब सेल की संख्या, सेल की संख्या, सब सेल की संख्या, सेल या सब सेल का आकार, सेल या सब सेल का आकार, सेल या सब सेल की स्थिति, या उसमें घूमने वाले या उसमें चक्रण करने वाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की स्थिति को बताता है, उसी को क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वैसी संख्या, वैसी संख्या या वो संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल या सब सेल, ठीक है, सेल या सब सेल की संख्या, ठीक है, सेल या सब सेल की संख्या, सेल या सब सेल का आकार, सेल या सब सेल की स्थिति, या उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है, इसी को क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। चलो आ जाओ बेटा। वैसी संख्या, वैसी संख्या, संख्या जो परमाणु के अंदर सेल या सब सेल, सेल की संख्या, सेल या सब सेल
का आकार या सेल या सब सेल की स्थिति तथा सब सेल में ठीक है, या तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉन के चक्रण का पता लगाता है, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती हैं। उन चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उन चारों को सीखेंगे और हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहीं से क्लियर हो जाएंगी और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले नाम सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं और लिख भी लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, पहला क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। पहला क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, द्विगिनसी क्वांटम संख्या, द्विगिनसी क्वांटम संख्या। ठीक है, क्या बताया? द्विगिनसी क्वांटम संख्या। ठीक है, द्विगिनसी क्वांटम संख्या जिसे एजीमुथल, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम संख्या यानी द्विगिनसी क्वांटम संख्या। फिर उसके बाद आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। जैसे जैसे नाम है ऐसे ही इन्हीं के नाम से इनकी प्रॉपर्टी भी पता चल जाती है। चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। इनके नाम से ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये 4 हमें पढ़ने हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगिनसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, फिर उसके बाद क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, समझ में आई बात? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, यही हमें पढ़ना है। इसी के बारे में चर्चा कर लेनी है बस। ठीक है, चलिए पहला 4 होते हैं। ठीक है, हमने बता दिया है। ठीक है, हमने बता दिया क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। ठीक है, याद रखिएगा। मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। सुनिएगा ध्यान से, इसके बारे में सुन लीजिएगा, समझ में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएंगी। वैसे क्वांटम संख्या जो किसी एटम में सेल की संख्या या उसके आकार को बतलाती है वही मुख्य क्वांटम संख्या होती है। वही क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या होती है। सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। किसी भी परमाणु में ऐसे सुनिएगा, परमाणु से सुनिएगा, डायरेक्ट परमाणु सुनिएगा कि वो क्वांटम संख्या जो किसी भी परमाणु में सेल की संख्या और उसके आकार, ठीक है, उसके आकार को बतलाती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल n से दिखाते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4, इस तरह से लिख सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या हो गई। मुख्य क्वांटम संख्या सेल के मुख्य क्वांटम संख्या किसी परमाणु के सेल के आकार तथा संख्या को बताता है। सेल
के आकार, सेल के आकार तथा संख्या को बताता है, संख्या को बताता है। ये भाई ये डिफिनीशन नहीं आएगी, ये डिफिनीशन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा टिक करने के लिए, इस तरह से स्टेटमेंट आएंगे। डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप मुख्य चीजें याद करिए कि ये क्या बताता है, आकार को बताता है और संख्या को बताता है। किसके? तो सेल की संख्या, सेल के आकार को कौन बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या सेल के आकार तथा संख्या को बताती है। सेल के आकार तथा संख्या को बताने वाली कौन होती है? मुख्य क्वांटम संख्या। परमाणु में उपस्थित सेल के आकार तथा संख्या को बताने वाला कौन है? मुख्य क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या है यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसकी संख्या 1 2 3 हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती है, शून्य नहीं हो सकता 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 है। याद रखिएगा, शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। आगे चलिए द्विगंशी क्वांटम संख्या में चले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना ही याद रखिएगा। आपको बहुत छोटे में पढ़ाना है, सब कुछ समझाना है बस, और इस पर क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको रिवाइज करा देंगे, बस खत्म काम। ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, द्विगंशी, ठीक है, क्वांटम संख्या। ये दूसरा पढ़ा रहे हैं, एक हो चुका है, 4 पढ़ने हैं, ये दूसरा पढ़ा रहे हैं, दूसरा पढ़ा रहे हैं, एक हो चुका है, एक हो चुका है। ठीक है, एक हो चुका है। ठीक है, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या करता है? जिस तरह से किसी परमाणु में सेल की बात हुई थी तो अब सब सेल की बात होगी। किसकी बात होगी? सब सेल की। ये जो है ये सब सेल का आकार, सब सेल का आकार वह संख्या को बताता है, संख्या को बताता है। सब सेल के आकार, सब सेल की, सब सेल के आकार व संख्या को बताता है। कौन बताता है? द्विगंशी क्वांटम संख्या बताता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या बताता है, सब सेल के आकार और संख्या को बताता है। इसे स्मॉल एल से, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इसे स्मॉल एल से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। याद रहेगा भाई, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं ना भाई, भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसका वैल्यू मतलब एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 भी हो सकती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 भी हो सकती है। ठीक है, 0 भी हो सकती है। अगर n बराबर 1 लिखे तो l इजकल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। l इजकल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर n बराबर 2 लिखे, n बराबर 2 लिखे, n बराबर 2, ये n क्या बता रहा है? सेल की संख्या को बता रहा है। ठीक है, सेल को बता रहा है। ठीक है, सेल को बता रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अब यहाँ पर l इजकल टू हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। अगर हम n बराबर 3 लिखते हैं तो l बराबर होगा 0 1 2। ठीक है, 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, जब हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी बस पढ़ते जाइए, अभी पढ़ते जाइए। ठीक है, पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा, संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या नंबर। ठीक है, सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। सेल या सबसेल, इसमें जो है सेल या सबसेल की दोनों की बात करेंगे। सेल और सबसेल में जो क्या देखने को मिलेगी? तो यह सेल और सबसेल की स्थिति को बताता है। यह सेल या सबसेल की स्थिति को बताता है, की स्थिति को बताता है, को बताता है। सेल या सबसेल की स्थिति को बताता है। ठीक है, इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, डिनोट
नोट स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू देखिएगा एम बराबर -l से +l, -l से +l तक। ठीक है, -l से +l तक होता है, याद रखिएगा। इसको भी जब हम अप्लाई करेंगे बेटा जी तो आपको चीज़ें और समझ में आने लगेंगी। ठीक है, इसको हम जब अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं आपको, जब इसको हम अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और क्लियर हो जाएंगी तो समझने की कोशिश करिएगा। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, पहले बस इतना ही याद रखिए। यानी चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, इसमें क्या होगा, वैसी क्वांटम संख्या, समझने की कोशिश करिएगा। वैसी क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चक्रण को बतलाता है, इलेक्ट्रॉन की चक्रण की स्थिति को बतलाता है, उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहता है। उसे क्या कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। मैंने आपसे चर्चा की थी हंस के लॉ में। हंस के लॉ में देखा था आपने कि पहले इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वह सुई के चलने की दिशा यानी घड़ी की चलने की दिशा के विपरीत, और दूसरा जो भरना शुरू करते हैं वो घड़ी की सुई के दिशा में भरे जाते हैं। तो उसी स्थिति को ये बताता है, उसी को बताता है। ठीक है, तो वैसी क्वांटम संख्या जो कक्षा तथा उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की चक्रण को बतलाता है। ठीक है, यह सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेल तथा सब सेल के चक्रण को बताता है, यही चक्रण क्वांटम संख्या है। ठीक है, इसे स्मॉल एस से दिखाते हैं, इसे सॉरी एस से दिखाते हैं। जैसे +½ हो जाएगा और एक हो जाएगा -½ या करके लिख लीजिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, जब हम इसको ना आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे, उस पर अप्लाई करेंगे और डिफिनीशन के साथ अप्लाई करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चाहे वो अबाउ का रूल हो, चाहे ये हो, चाहे आपको किस तरह से सेल में बिठाना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहीं तक रहा चैप्टर का, और आज ये चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर के बाद कल हम इसके साथ न्यूमेरिकल लेके आएंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे, कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और आपका कल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, अगला चैप्टर नेक्स्ट चालू हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया तो इससे पहले पिछली वीडियो को देखकर तब इस वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।